हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और कल हमने पॉलिटी की सीरीज़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो उस चैप्टर का कल पार्ट 1 था, आज उस चैप्टर का पार्ट 2 है और कल जो है पार्ट 3 यानी कि टोटल 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि केवल मौलिक अधिकार को हमें जानना नहीं है, उसमें जो उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सारे आर्टिकल्स को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीज़ें समझ में आए। क्योंकि जहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है घुमा दिए जाते हैं, इवन आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, अनुच्छेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन है घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको एक एक अनुच्छेद अच्छे तरीके से समझा हुआ होगा तो आप उसे ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकारों की सूची है, उसमें जो हमारे नैतिक, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर देती है। यानी कि बहुत काफ़ी ज़रूरी है मौलिक अधिकार हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। उसके बाद हमने देखा था जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर हमने देखा था कि सबसे पहले मौलिक अधिकार जो है इसका जो प्रपत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, उस सूची को, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था जिसमें अधिकारों की सूची थी, तो इस मैग्ना कार्टा को क्या किया गया, इंग्लैंड के एक राजा थे किंग जॉन, उन्होंने लंदन के थेम्स नदी के किनारे इसे जो है वहाँ के जो नागरिकों को सौंपा था। तो इसी वजह से वो जो लिस्ट थी उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और क्योंकि भारत के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार आते हैं, इसी वजह से भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। भारत में सबसे पहले मांग किसने की थी, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं टोटल। तो पहले कुल मौलिक अधिकार 7 थे, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो अब मौलिक अधिकार जो कुल है वो उनकी संख्या 6 हो गई है। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे। पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। ये जो है इसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे कानून सबके लिए बराबर है, भेदभाव करना वर्जित है, ये सारी चीज़ों को। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। फिर आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आएगा। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का संबंधी अधिकार, तो ये जो है आर्टिकल 29-30 के अंतर्गत आता है। फिर संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 यानी कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, तो इसको जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो उसके बाद जो अंतिम जो अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। उन सारे अनुच्छेद को एक एक करके हम डील करेंगे। तो समता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि यानी कानून के समक्ष, के सामने, समता का मतलब होता है बराबर। कानून के सामने सभी बराबर हैं। यानी कि किसी ने दंड किया, मतलब किसी ने अपराध किया है तो उसे एक बराबर दंड दिया जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस जाति, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, वो अमीर है, वो गरीब है। अगर एक प्रकार का दोनों ने अपराध किया है तो दोनों को एक प्रकार का ही दंड का प्रावधान है। हालांकि आजकल करप्शन इतने बढ़ गए हैं कि जिनके पास पैसे हैं तो वो ईजिली कुछ चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से करवाते हैं, लेकिन वो तो करप्शन का मामला है, वो अवैध चीज़ें, इलीगल चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है, जो संविधान ने प्रावधान किए हैं सबके लिए बराबर। तो एक ब्रिटिशर थे एवी डाइसी, उन्होंने क्या कहा कि विधि के समक्ष समता विधि के शासन का मूल सिद्धांत है। यानी कि जो विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के लिए जो सभी बराबर हैं, यही इस अनुच्छेद का मूल सिद्धांत है, मूल मोटो है। अब विधि के समक्ष समता हमने देखा कि जो भी है, अगर उन्होंने अपराध किया तो उनके लिए बराबर की कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, अगर वो अपने पद पर आसीन है, यानी कि वो उसी दौरान बने हुए हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, और उनके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध होता है, तो जब तक उस पद पर आसीन है, यानी कि जब तक उस पोस्ट में, जैसे जो राष्ट्रपति है, जब तक राष्ट्रपति बने हुए हैं तब तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और हालांकि कुछ कुछ कंडीशन है, फिर उनको उनके पद से हटाए जाने के प्रावधान है, जो राष्ट्रपति जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, तो उसमें इसे हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर देखा जाए कि माइनर जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, तो उन्हें माइनर के ये में रखा गया, नाबालिग की श्रेणी में, तो उनके लिए भी थोड़े दंड के प्रावधान में कुछ उलटफेर थोड़े बहुत अलग किए गए हैं चीज़ें, क्योंकि उस दौरान वो संविधान के अच्छे तरीके से जानकार नहीं होते हैं, यानी कि उनकी उम्र नहीं होती उनकी जानकारी की। इसी बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया है। कुछ कुछ चीज़ें जो है जहाँ अपवाद के रूप में आती है, तो अपवाद हर जगह हैं वहाँ के कंडीशन को देखते हुए, जैसे भारत की जो स्थिति है वहाँ के कंडीशन को उस दौरान देखते हुए, जो अभी भी जारी है, चल रहा है, तो हर कंडीशन को देखते हुए ये चीज़ें अपवाद रखी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। आप केवल धर्म, जाति, केवल वो अलग धर्म का है, या फिर केवल वो दूसरी जाति का है, या फिर वो लड़का है या लड़की है, इस बेसिस पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं अनुच्छेद 15 में। तो लेकिन कहीं कहीं हर चीज़ों के अपवाद होते हैं। तो अपवाद में बोला गया कि महिलाओं को कहीं कहीं आरक्षण दिया गया है। तो ये जो है उस दौरान जब संविधान निर्माण हुआ, उस चीज़ को देखते हुए, वहाँ की स्थिति को देखते हुए कुछ कुछ अपवाद बनाए गए। अब महिलाओं को आरक्षण की क्यों ज़रूरत पड़ने लगी भाई? तो क्या होता था कि जिस दौरान संविधान बन रहा था, तो उस दौरान अभी हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्थिति अच्छी हो गई है, उस दौरान महिलाओं की स्थिति को देखते हुए ये चीज़ें की गई। उस दौरान महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। उन्हें सिर्फ हाउसवाइफ के तौर पे, घर का काम करने के तौर पे देखा जाता था। उन्हें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। घूंघट प्रथा, कई सारी प्रथाएं थी और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो साफ क्लियर थी हमारे सामने कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो उस दौरान वो चीज़ें देखते हुए क्या किया गया कि उनको कहीं कहीं कोई चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में उनको आरक्षण दिया गया। जैसे अगर आप देखेंगे कि सुनवाई जो होती है, अगर आप महिलाओं की सुनवाई काफ़ी जल्दी होती है, वो अगर किसी पे केस दर्ज करती है किसी के खिलाफ तो जल्दी एक्शन लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती है क्योंकि उनकी स्थिति को देखते हुए अभी भी कहीं कहीं गाँव में या फिर कहीं कहीं वैसे एरिया में जेंडर इक्वालिटी को पर जोर नहीं दिया जाता है। वो महिला है, इस बेसिस पे उनके साथ भेदभाव, तो इन चीज़ को देखते हुए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, यानी कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र के, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो अब ये बोलेंगे कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि उन्हें जो है गवर्नमेंट कैपेबल बना देती है, और जब कैपेबल हो गए तब फिर आपके साथ जो है ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजातियों को आरक्षण, तो कई सारी चीज़ों में आप देखोगे कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति और जनजातियों को आरक्षण, तो ये भी उस दौरान की कंडीशन को देखते हुए कि लोग जो ऊंची जाति वाले लोग जो हैं वो अपने से नीचे जाति के लोग को काफ़ी भेदभाव की नज़रों से देखते थे। उन्हें जो है स्कूल में क्या किया जाता था कि उन्हें अलग बिठाया जाता था, उनके लिए पीने के पानी की अलग व्यवस्था होती थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया, अपवाद रखे गए ताकि आगे चलकर उनके खिलाफ ऐसी चीज़ें, ऐसे भेदभाव ना हो। और अब अगर देखेंगे तो काफ़ी ये सारी चीज़ें कम हो चुकी हैं। केवल जो ग्रामीण रीजन है, ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती, लेकिन अब भी उनका विकास हो रहा है और सोच में बदलाव आ रही है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कि जो जॉब का जो अगर व्यवसाय है, जो जॉब होती है, जो लोक नियोजन में अवसर की समता मतलब कि केवल शिक्षा का, इसमें सिर्फ केवल शिक्षा देखा जाता है, आपकी एलिजिबिलिटी, आपके को, जैसे आपका एजुकेशन है, ठीक है,
तो उसे आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाती है। मैटर नहीं करता है कि आप किस कास्ट के हैं या फिर आपका धर्म क्या है, फिर आप लड़का है या लड़की, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है। बस देखा जाता है तो क्या, आपकी एलिजिबिलिटी। जैसे अगर आपको सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरना है तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस कास्ट के हैं, किस कम्युनिटी के हैं, किस जेंडर के हैं, बस देखी जाएगी तो आपकी एलिजिबिलिटी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तब आप फॉर्म भरने के कैपेबल हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समता, यही चीज़ें दिखाती हैं। हालांकि जो राज्य सरकार है उनको ये हक है, ये अधिकार है कि वो आरक्षण की व्यवस्था करें। और भी चीज़ें देखी जाए तो राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था, जैसे जो आरक्षण है पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। उसके बाद अब EWS का प्रावधान हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब वैसे लोग जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी जो आय है, सालाना आय 6 लाख से, उनके परिवार की जो सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है, तो उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा गया है। EWS जो है, जिसे हम स्वर्ण आरक्षण कहते हैं, और इसको 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसमें प्रावधान किए गए थे, और इस प्रावधान के तहत उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी थी। अभी इनके लिए ये अपवाद क्यों आए, तो ये भी उस दौरान जो संविधान निर्माण हुआ तो देखा जाता था कि हर जगह में ऊंची जाति के लोग को, जो बहुसंख्यक हैं, उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता, ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। तो इसी वजह से धीरे धीरे, ताकि जो पिछड़े लोग हैं वो लोग आगे बढ़ चढ़ कर आएँ, वो अब शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं होते थे, शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं देते थे। तो इसी वजह से यही सारी चीज़ों को देखते हुए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो क्या हुआ, कुछ जनरल कैटेगरी के लोग जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, वो फिनेंशियली कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, तो वो किसी तरह से एलिजिबल होते हैं, किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो इसी वजह से यही सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला उठाया। हालांकि आरक्षण की व्यवस्था से काफ़ी लोग असंतुष्ट हैं, जिन्हें नहीं मिलती है उन्हें तो बुरा लगेगा इस चीज़ का कि आरक्षण हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन्हें मिला तो उनके जो पास टाइम को देखते हुए कि वो किस दौर से उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अभी भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, कितनी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, तब जाके फिर। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए अपवाद रखे गए, एक्सेप्शन रखे गए। अब देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत जो है वो निषेध माना गया इसके तहत। यानी कि आप किसी के साथ भी छुआछूत नहीं कर सकते हैं। देखा जाता था कि अभी भी चीज़ें हैं कहीं कहीं। अब कोई कुआं है तो कुएं से क्या होता था, देखा जाता था कि जो नीचे तबके के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो उन्हें वहाँ से पानी नहीं भरने दिया जाता, तो उनके लिए अलग कुआं होता था, अलग पीने के पानी की व्यवस्था होती थी। या फिर मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, काफ़ी पहले मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था पिछड़ी जनजाति के तबकों को। तो इन सारी चीज़ों को, और उस दौरान ऊंची जाति के लोगों को काफ़ी उच्च दृष्टि से देखा जाता था, काफ़ी ज़्यादा देखा जाता था कि वो भाई हैं, और उसके बाद जो निचली जाति के लोग हैं उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। हर जगह उनके लिए भेदभाव किया जाता था, हर जगह, चाहे शिक्षण संस्थान हो, यानी कि स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या फिर आपकी मंदिर हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, सामूहिक कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे भी हर जगह ये चीज़ें देखी जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अनुच्छेद 17 बनाया गया कि अगर आप छुआछूत कर रहे हैं किसी से तो वो निषेध है, वो अवैध है, वो गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। और इसके लिए कानून बनाया गया था 1955 में, और जो चीज़ों में ज़रूरत पड़ी बदलाव की तो फिर संशोधन भी हुआ 1976 में। तो फिर अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो केवल, यहाँ पे भी केवल शब्द आता है कि केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी के साथ आप छुआछूत नहीं रख सकते। तो अब ये चीज़ें, एक यहाँ पे कंडीशन आती है कि अब किसी को बीमारी है, कोई वैसी बीमारी जो संक्रामक है, जो फैलने वाली बीमारी है, तो उनके साथ तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सुरक्षा के लिए उनके साथ जो छुआछूत वाला जो है
वो चीज़ तो देखना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शन केस है, लेकिन इन सारी चीज़ों के धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पे आप किसी के साथ छुआछूत नहीं मान सकते। अब आ गया अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत से मतलब है कि जो आपको उपाधियां मिलती हैं, जो पहले ब्रिटिशर्स देते थे, क्या क्या, किसी को नाइटहुड, केसरी, या फिर काफ़ी सारी उपाधि हैं। तो कहा गया कि जब संविधान निर्माण हुआ कि उपाधि से क्या होता है कि आप बराबर दृष्टि से नहीं देखे जाते हैं। पहले आप देखेंगे कि किसी को दीवान, किसी को ठाकुर जी, किसी को बाबू, तो राय बहादुर, ये सारी चीज़ें जो है उपाधियां दी जाती थी। तो उपाधि देने से अब किसी एक को उपाधि मिल गई। अब वहाँ के लोगों में वो ऊंचे हो गए, बाकी लोग उनके क्या बराबरी नहीं नज़र आ रहे हैं। तो क्या बोलता है ये जो कानून है, सबके लिए समान है, हर चीज़ में भेदभाव नहीं करना है, हर लोग समान दिखने चाहिए। तो इसी वजह से ये चीज़ों को हटाई गई, उपाधियों का अंत किया गया कि आप किसी भी तरह का, यहाँ तक कि जो पुरस्कार, जो उपाधि आप नहीं ले सकते हैं, विदेशों से भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। हाँ, पुरस्कार ले सकते हैं और राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन उन उपाधियों को अपने नाम में सफिक्स या प्रीफिक्स की जगह यूज़ नहीं कर सकते, टाइटल की जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। जैसे लगा दिए कि राय बहादुर जो भी है पहले लगा दिए, या फिर बाबू, या फिर दीवान, या फिर कोई भी चीज़ें, नाइटिंगेल, जो भी सारी चीज़ें, तो उपाधियों का अंत हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? सेना और विद्या। सेना वाले क्षेत्र में और विद्या वाले क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो एरिया में रीजन्स है, तो उन सारे क्षेत्र में जो है वो वहाँ पे ये चीज़ें अभी भी हैं और ये चीज़ें रहनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई शिक्षा, जैसे डॉक्टर, हम डॉक्टर लगाते हैं अगर शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद आप देखेंगे सेना क्षेत्र में लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सारी चीज़, जनरल, तो ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो ये अपवाद है कि सेना और विद्या शिक्षा के क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी उपाधि मिली, बड़े से बड़े आपको पुरस्कार मिले, तो उसे अपने नाम में टाइटल की जगह यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसे आप आगे लगा सकते अपने नाम के, ना ही नाम के पीछे लगा सकते हैं। इसका अंत किया गया और इसी चीज़ का प्रावधान अनुच्छेद 18 कहता है। तो उसके अलावा आप देखेंगे कि जो सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो ये दिया जाता है, हालांकि बोला जाता है, लेकिन उसको भी आप कहीं ना कहीं आप उसको अपने नाम के साथ हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अधिकार। अब आते हैं, बढ़ते हैं दूसरे अधिकार की ओर। पहला तो हमने समता का अधिकार देख लिया, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब आएंगे दूसरे अधिकार की ओर, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। अब 19 से 22 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 को 6 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम अनुच्छेद 20 देखेंगे, 21 देखेंगे, 22। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया? तो सबसे पहले जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, जो एक है, तो आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो मीडिया वाले हैं वो न्यूज़ बनाते हैं, रिपोर्टर करते हैं, आप मतलब आप जो भी कहीं भी देख रहे हैं कि किसी के अधिकारों का हनन हुआ है, कहीं गैर कानूनी चीज़ें हुई हैं, तो वो हर जगह जाके वो चीज़ें क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं बोल के। उसके बाद आप जो सूचना का अधिकार, जो RTI है, वो भी इसी के तहत आता है। हालांकि अब आप बोलेंगे कि आपको बोलने का अधिकार, आप तो कुछ भी बोले, ये नहीं। जैसे अगर आप बोल रहे हैं तो किसी की सुरक्षा को ठेस ना पहुँचे, किसी को बुरा ना लगे वो चीज़ें। अब आप किसी को, आपको बोलने का अधिकार है करके आप किसी को अगर जाके गाली दे रहे तो वो आपको रिप्लाई करेगा ही, वो आपको उल्टा मारेगा, तो वो चीज़ें देख के करनी है।
बोलने का अधिकार है, तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना है। मीडिया वाले जो हैं उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता दी है हमारे संविधान ने, तो उन्हें भी उन चीज़ों का भी आदर करना चाहिए। उन्हें कुछ भी चीज़ें नहीं छाप देनी चाहिए। हालांकि मीडिया की मनमानी से रिलेटेड काफ़ी सारे मुद्दे उभर के आते हैं कि उन्होंने ये छाप दिया, र्यूमर्स फैला दिया, अफवाह फैलाने में तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। लेकिन मीडिया काफ़ी चीज़ों को पारदर्शी तरीके से हमारे सामने पेश करती हैं, तो इस वजह से हमें उनका थैंकफुल भी होना चाहिए। लेकिन कुछ मीडिया वाले जो ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते हैं, उसके अलावा अफवाह भी फैलाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी बचना चाहिए। तो संविधान ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन वैध तरीके से और किसी की सुरक्षा को आघात ना पहुँचे और किसी को ठेस ना पहुँचे, ये चीज़ें देखते हुए। उसके बाद बी, अब आपको बोलने का अधिकार है, तो आप सीक्वेंस तरीके में याद करें कि अब बोलने का अधिकार है तो बोलने के लिए सुनने वाला तो होना चाहिए। तो सुनने के लिए क्या, एक सम्मेलन बुलवाइए। तो बी जो है वो सम्मेलन बनाने की आज़ादी देता है। आप एक सम्मेलन बिठा सकते हैं, सम्मेलन बिठा सकते हैं बिना हथियारों के, बिना किसी भी तरीके से आक्रोशित होकर शांतिपूर्वक सम्मेलन बिठाने का अधिकार है आपको। और सम्मेलन के सार्वजनिक जगहों पे, सरकारी जगहों पे मतलब ऑर्डर प्रूफ, जो भी ऑर्डर लेके इन सारी चीज़ें आपको फॉलो करके करनी है। सम्मेलन बनाने का अधिकार है आपको। उसके बाद संघ, जैसे आपकी कमेटी बैठती है, कोई मंडल बनाए जाते हैं, उसके बाद कोई भी कमेटी वगैरह बनाया गया तो वो इसके अंतर्गत। तो आपके सम्मेलन आपने शुरुआत में बोल के आपने लोगों को इकट्ठा करके सम्मेलन बनाया, सम्मेलन बना के आपने उसकी कमेटी बनाई, संघ बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से याद करें। अब संघ बनाया तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, भ्रमण करना है, यानी कि संचरण करना है। तो उसके बाद जो डी है वो क्या कहता है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो पहले कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ चीज़ें लागू नहीं थी, लेकिन 370 हटाने के बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है लागू, उसे भी आमतौर पे देखा जाता है दूसरे राज्यों की तरह ही। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता है आपका। ई, अब स्वतंत्रता, अब आवाजाही कहीं कर रहे हैं तो कहीं तो आप रुकेंगे, कहीं ठहरेंगे, कहीं आप बसेंगे, तो आपको निवास की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप घर बना के रह सकते हैं। उसके बाद अब आप कहीं रह रहे हैं तो आपको भूख तो लगेगी, आपको कुछ खाना तो है, तो खाने के लिए, आपके घर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कुछ ना कुछ व्यवसाय करना पड़ेगा। तो आप कोई भी अपने जीवन यापन के लिए कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। दुकान खोल लीजिए, मॉल बना लीजिए, आपके पास जैसी फैसिलिटी है आप किसी तरह के काम कर लीजिए। लेकिन यहाँ भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब आपको संविधान ने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी है, तो आप इलीगल काम करने लगे, चोरी चमारी करने लगे, उन चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें अवैध है, जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें अवैध हैं, गैर कानूनी हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, हमें जानकारी है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें करनी है। ये नहीं कि संविधान ने हमें आज़ादी दी है तो हम कुछ भी करते रहें। कुछ लिमिटेशंस भी संविधान ने दी है। तो सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति, आप बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है आपको। दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं, स्टोरी एक बना के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। दूसरा, आप बोल रहे हैं तो आप क्या करें कि एक सम्मेलन बनाएं, क्योंकि आप बोले तो आप सुनने वाला होना चाहिए ना कुछ लोग, तो कुछ लोगों को बिठा के सम्मेलन बनाएं। अब सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन को आप कमेटी में बदल दें, संघ में बदल दें, एक संगठन बना दें। उसके बाद भ्रमण करें, किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप संचरण करें। अब संचरण करके आपको क्या हुआ, ई, आपको कहीं ठहरना है, कहीं निवास करना है, तो कहीं भी आप रह जाए, निवास कर लें। निवास करने की स्वतंत्रता आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में। अब निवास कर रहे हैं तो आपको अपना जीवन यापन करना है, ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत के लिए आपको व्यवसाय करना है, तो किसी भी तरह के व्यवसाय को अपना सकते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 19 के ये 6 जो चीज़ें हैं आपको याद करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से आप रट लें। अब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 जो है अपराध हेतु दोषसिद्धि संरक्षण देता है। यानी कि अगर आपने अपराध किया है
और आपका जो अपराध जो है वो साबित हो जाता है, तो आपको कुछ चीज़ें आपके अधिकार में हैं, आपको कुछ चीज़ों का अधिकार है। अगर आपने कोई अपराध किया तो सज़ा किस तरीके से मिलनी चाहिए, तो ये चीज़ जो है अनुच्छेद 20 में कहता है। तो जब आपने कोई अपराध किया है, सबसे पहली चीज़ तो अपराध किया है और अगर आपको सज़ा मिलती है तो उस समय जो कानून है, यानी कि मान के चलिए आपने कोई क्राइम किया है तो पहले उसकी कुछ और सज़ा थी, अभी कुछ और है, तो पहले वाली सज़ा आपको नहीं देनी, अभी जो सज़ा है उस क्राइम के लिए वही सज़ा आपको दी जानी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज़, एक अपराध एक सज़ा। आपने चोरी की है, आपने एक अपराध किया, आपने एक मर्डर किया है, तो एक मर्डर के लिए आपको जो मर्डर की सज़ा है वही सज़ा, एक बार से आपको दोबारा सज़ा नहीं होगी, यानी कि एक अपराध के लिए एक सज़ा। उसके बाद खुद के विरुद्ध गवाही हेतु बात देनी। तो जब आप कोर्ट में पेश होते हैं तो उनको आप जब बोलते हैं कि हाँ हमने सज़ा की है, मतलब हमने ये अपराध किया है, तो उसके पहले आप क्या रहते हैं, आप पुलिस कस्टडी में रहते हैं। तो उस दौरान पुलिस जो है आपको मार पीट के आपको ज़बरन ये नहीं कह सकती है, फोर्सफुली ये नहीं बोल सकती है कि आप जाके मजिस्ट्रेट के सामने ये बोले कि मैंने ये अपराध किया है। तो ये आपको अधिकार है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी गवाही दें, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता ज़बरन। हालांकि जो पुलिस है वो तो अपना काम करती है और उसके अलावा आपको टॉर्चर करती है, क्या आपको ये कबूल करवाने के लिए कि आपने वो अपराध किया है। लेकिन आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। जब पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है कि तुम ये चीज़ें बोलो कि तुमने ये अपराध किया है, उस दौरान आप बोल सकते हैं। लेकिन आप जब गवाही दे रहे हैं तो उस दौरान अपने स्टेटमेंट में बदलाव कर सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि फोर्सफुली हमें ये बुलवाने को मजबूर किया गया, तो ये आपका अधिकार है। तो अनुच्छेद 20 ये सारी चीज़ें कहता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है आपको। इसके अंतर्गत आपको जीवन का अधिकार है, यानी कि आपको जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार। उसके बाद मतलब एक होता है ना कि पर्सनली जो कुछ राइट्स होते हैं वो निजता का अधिकार हो गया। उसके बाद आश्रय, जब आप यहाँ रह रहे हैं तो आप आश्रय का अधिकार इसी के अंतर्गत, निजता का अधिकार। अच्छा, हमने देखा स्वास्थ्य का अधिकार। उसके बाद निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए, तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। तो पूछा जाएगा कि आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अब यहाँ आपका दोष जो है सिद्ध हो चुका है, तो अब जो गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे होगा, तो ये 2 भागों में बांटा गया। पहला एक दंड विषयक हिरासत और दूसरा निवारक हिरासत। अब दंड विषयक हिरासत क्या है, निवारक हिरासत क्या है। दंड विषयक हिरासत में आपने अपराध कर दिया है और अपराध कर दिया है तो आपको वो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। तो जब आपको कोई गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है तो उस दौरान आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जैसे वो जो वारंट देखते, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप पूछेंगे कि कारण क्या है, आपने वारंट जारी किया है, तो कारण जानने का अधिकार अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो। दूसरी चीज़ कि आपको गिरफ्तार करके वो अपनी कस्टडी में मतलब 24 कस्टडी में उसने आपको रखा, लेकिन आपको 24 घंटे के अंतर्गत मतलब 24 घंटे के अंदर क्या करना है कि आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है। यानी कि आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जा रहा है या नहीं, ये आपका अधिकार है। अब निवारक हिरासत क्या है। निवारक हिरासत जो है, दंड विषयक हिरासत में तो आपने जो अपराध कर दिया है उससे संबंधित जो भी कुछ अधिकार हैं आपके, वो चीज़ें हैं। लेकिन निवारक हिरासत जो है बिना सुनवाई के आपको गिरफ्तार करता है। तो बिना सुनवाई के गिरफ्तार किया तो ये देश के सुरक्षा और हित के लिए। तो जैसे किसी को पता चले कि किसी को शक के आधार पर, यानी कि किसी को पुलिस को शक हुआ
कि आगे जाके कल को कुछ क्राइम होने वाला है या फिर कहीं भी विस्फोट होने वाला है, तो उसी शक के आधार पर वो किसी को गिरफ्तार कर सकती है। या फिर अगर सीरियल किलर जैसे देखा हमने, तो जो क्राइम किया है उसके बारे में पुलिस को पता नहीं है, लेकिन पुलिस किसी तरह करके लिंक कर करके पता कर दी कि अगले मतलब कुछ हफ्ता के बाद, जैसे कनेक्शन हम मूवीज़ में देखते हैं, जैसे कि एक मर्डर इस दिन हुआ, 1 तारीख को हुआ, फिर अगले मंथ भी 1 तारीख को ही वो मर्डर होता है। तो इस तरह से पुलिस को अगर लिंक मिल गया और पुलिस को किसी पे शक हुआ, तो वो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है शक के आधार पर। तो ये देश की सुरक्षा और सार्वजनिक हित के लिए ये किया जाता है और इसी को बोला जाता है निवारक हिरासत। तो निवारक हिरासत में क्या है कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती बिना सलाहकार बोर्ड के उचित कारण बताए। यानी कि आपने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन उसे 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और लेकिन फिर आपको रीज़न पता चला कि ठीक है अभी भी शक है, अभी भी उस पर संदेह है, लेकिन आपको रीज़न बताएगी वो जो सलाहकार बोर्ड है, वो कारण बताएगी कि ठीक है इसे 2 महीने और रखो, तभी बढ़ाया जा सकता है शक, मतलब जो गिरफ्तारी का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो 3 महीने से ज़्यादा आप उसको गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। लेकिन ये 3 माह से 2 माह कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 3 माह से 2 माह कर दिया गया सजा का जो मतलब गिरफ्तारी का जो ये है टेन्योर टाइम पीरियड, तो 3 माह से 2 माह कर दिया गया, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है, तो अभी 3 माह वाला ही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस तरीके से निवारक हिरासत जो है वो हम समझेंगे। तो एक बार इसको हम रफली याद कर लेते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या है अनुच्छेद जो है 14 से 18, ये क्या कहता है, समता के अधिकार को परिभाषित करता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के लिए सब बराबर होगा। ब्रिटिशर है ए.वी. डाइसी, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश के विधि के समक्ष समता विधि के शासन का मूल सिद्धांत है। इसमें अपवाद है कि राष्ट्रपति राज्यपाल जब तक अपने पद पर आश्रित रहेंगे, पद पे आसीन रहेंगे, तब तक उन पे जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 15 बोलता है केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव वर्जित है। हालांकि महिलाओं को आरक्षण है, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि राज्य मतलब लोक नियोजन यानी कि जॉब में जो है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के लिए आप उसके लिए शिक्षा के अकॉर्डिंग, एजुकेशन या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल होने चाहिए। आपको धर्म, लिंग या फिर जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि राज्य जो है नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, EWS जो है वो भी आरक्षण की व्यवस्था करती है, तो ये सारी चीज़ें अपवाद है। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी, किसी से आप छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जो राय बहादुर या फिर बाबू, सम्राट या फिर काफ़ी सारे जो उपाधि हैं तो उनका अंत किया गया। हालांकि पुरस्कार जो है पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दिया जाता है, फिर उपाधि दी जाती है, तो उपाधियों का अंत किया गया कि आप अपने नाम में टाइटल के बेसिस पे नहीं लगा सकते हैं उपाधि को, लेकिन सेना और विद्या वाले क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। 19 में कुल 6 अधिकार है। पहला आपके बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति। दूसरा सम्मेलन बनाने का। तीसरा संघ बनाने का। चौथा संचरण, कहीं भी आ जा सकते हैं भारत के क्षेत्र में। ई निवास करने का, और डी जो मतलब एफ जो है व्यवसाय करने का। अनुच्छेद 20 जो है अपराध हेतु दोष सिद्धि संरक्षण देता है, यानी कि आपने कोई अपराध किया है तो पहली चीज़ है कि उस समय जो कानून है, वर्तमान में जब अपराध किया उसी दौरान जो कानून है, यानी कि उस क्राइम के लिए जो सज़ा है उसी के तहत देनी चाहिए। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जानी चाहिए, एक बार ही। खुद के विरुद्ध गवाही हेतु, अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने जो गवाही दे रहे हैं तो उसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताता है। इसी में जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 22 जो है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में कहता है। तो
तो इसे दो आधार पर, पहला कि अगर आपको दंड विषयक हिरासत यानी कि आपने क्राइम कर लिया है, अब आपको दंड देना है, और दूसरी चीज़ कि किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अगर आपने क्राइम किया है और आपको दंड देना है तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, और दूसरी चीज़ कि जब आपको गिरफ्तार किया गया तो उसके 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने का अधिकार है। निवारक हिरासत यानी कि देश की सुरक्षा या सार्वजनिक हित के लिए किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार करना बिना सुनवाई के। लेकिन व्यक्ति को अगर हिरासत में आपने लिया है तो 3 माह से ज़्यादा नहीं रख सकते। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हिरासत की अवधि 3 महीने से 2 महीने की गई है, लेकिन अभी तक ये चीज़ लागू नहीं की गई है। और अगर सलाहकार बोर्ड को उचित कारण अगर बताए तो हो सकता है ये चीज़ें बढ़ जाए, टाइम पीरियड उसके हिरासत की। तो इस प्रकार से कल की क्लास में हम देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सारे अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। और अगर कल की क्लास में भी अगर वो अच्छे तरीके से हम उसे डिस्कस नहीं करते हैं तो हो सकता है एक पार्ट और बढ़ जाए। तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।